अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफ़ज़ल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा कौसा के हॉस्पिटलों का मुद्दा दिन ब दिन सामने आते जा रहा है। कहीं 2 मिनट के लिए पेशेंट की जान जाती है, तो कहीं एक ऐसा भी मामला सामने आता है कि हाईएस्ट बिल बना करके दे रहे हैं। बात करें तो जो कोविड की आड़ में हॉस्पिटल वालों का बिज़नेस है, वो तो हम उजागर कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ऐसे मसले जो आ रहे हैं कि बेड होते हुए भी पेशेंट को नहीं ले रहे और उसकी वजह से काफ़ी जानें जो जा रही है। लेकिन अब देखा जाए, हमारे साथ जुनेद अंसारी जी मौजूद है, जो कि खुद 3 तारीख को फेसबुक लाइव आकर के जो हॉस्पिटल की मनमानी है उसको उजागर किए लाइव के ज़रिए। हम बात करेंगे क्या पूरा मामला था, जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला था, और आप फेसबुक लाइव पे आकर के काफ़ी गुस्सा नज़र आए, क्या ऐसा हो गया था? अफजल भाई देखो, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह ताला से दुआ सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला सिर्फ ना ही मुमरा की बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों की इन प्राइवेट हॉस्पिटल से हिफाजत करे, सबकी जान माल की हिफाजत करे। देखिए, मामला ऐसा हुआ कि मेरे रिश्ते में वो भाभी भी लगते हैं, ब्लड रिलेशन नहीं है बट वो रिश्ते में मेरी भाभी लगते हैं। और मुझे एक फ़ोन आया कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। वो लोग टाउन में मदनपुरा के रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पर मुमरा में शिफ्ट है, वो सोनाजी नगर में। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उनके बेटे से मैंने बात किया तो बोले कि चाचा उनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और हर 3-4 महीने में उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ऑक्सीजन लेकर के बॉम्बे से निकल रहे हैं, तो ज़रा आप तक जब तक जा कर के देख लो, ठीक है। और जब जैसे ही मैं वहाँ घर पर पहुँचा, तब तक तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उनको ब्रीथिंग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक दूसरे हमारे भाई है अयूब भाई करके, मैंने उनसे मशवरा किया कि क्या करें। अभी इनके बेटे तो और बेटियाँ तो वहाँ से निकले हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग तो जो है अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट जो है इनको बुरानी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ से पहुँचे बुरानी हॉस्पिटल। पुरानी हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचे, उनको ऑटो में रखा था, क्योंकि एम्बुलेंस का भी वेट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि उनके बेटे ने कहा था कि इनको जितना जल्दी ऑक्सीजन मिल जाएगा उतनी जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। फिर बुरानी पहुँचे, पहुँचते ही साथ हमने देखा कि वहाँ पर एक लेडीज़ और एक आदमी था, 2 जन बैठे हुए थे। और मैंने डायरेक्ट जाते साथ उनको कहा कि एक इमरजेंसी पेशेंट है, आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए और इनको ट्रीटमेंट देना है। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि डॉक्टर अवेलेबल अभी नहीं है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं तो आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि और दूसरा कोई डॉक्टर होगा। तो बोले नहीं, डॉक्टर कोई भी नहीं है, डॉक्टर जो थे अभी उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई है, वो चले गए हैं। तो मैंने कहा कि भाई डॉक्टर ड्यूटी ऑफ हो गई है, ये तो हॉस्पिटल है, क्लिनिक तो है नहीं कि डॉक्टर चले गए तो क्लिनिक बंद हो गया। हॉस्पिटल है, कोई ना कोई तो होगा, डॉक्टर आरएमओ होगा, असिस्टेंट होगा, कोई तो होगा। तो बोले सर कोई भी नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी वाला खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब का नंबर वगैरह कुछ है? उन्होंने कहा कि सर आप लोग आ रहे थे और डॉक्टर साहब जो यहाँ से 5 मिनट पहले यहाँ से निकल गए हैं। मैंने बोला भाई उनको फ़ोन करके एटलीस्ट बुला लो कि इमरजेंसी है। वो बोले कि हम नहीं बुला सकते। ठीक है, वहाँ ज़्यादा फाइट करना बेहतर नहीं था। मैंने छोटा सा एक लाइव वीडियो वहाँ पर डाला, और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले बिलाल की तरफ, और मैं बाइक पर ही था। उनको मैंने बोला कि भाई ठीक, आप लोग बिलाल की तरफ आइए फ़ौरन। बिलाल पहुँचे हम लोग, वहाँ पर आरएमओ थे, वो मिले, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि एक्सरे लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है ले लीजिए जो भी है, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट जो है बंद हो गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा हॉस्पिटल चल रहा है कि क्या चल रहा है। अगर एक्सरे डिपार्टमेंट आपका बंद हो गया तो इतनी रात को पेशेंट को कहाँ लेकर जाएगा कोई? तो बेटे ने हिस्ट्री बताया अपनी माँ की कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि वो उनको 2 साल से ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इनके बेटे ने इनकी आपको मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, पूरा पुरानी फाइल लेकर के आए, एटलीस्ट आप इनको ऑक्सीजन तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है इनको, देख रहे हैं आप। तो बोले हमारे पास बेड खाली नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ओपीडी में लेकर आइए, नीचे नीचे ऑक्सीजन मंगा लीजिए, हम लोग हेल्प कर देते हैं अगर स्टाफ नहीं है तो। किसी की जान बचाना ज़्यादा बेहतर है फ़िलहाल अपने के लिए, ये क्रिटिकल ना हो जाए सिचुएशन आगे चल करके। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ऊपर बेड खाली नहीं है, आप एक्सरे बगैर मैं कुछ हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, वहाँ से निकले, हम प्राइम हॉस्पिटल पहुँचे। प्राइम हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने उनको बाहर ही रुकवाया, क्योंकि रिक्शा में 2 बार उनको निकालने में वो भीग चुके थे, बारिश बहुत हो रही थी। तो मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाके पूछा कि भाई आरएमओ है? दरवाज़ा खोला तो एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने बोला आरएमओ है? बोला हाँ, क्या हुआ? मतलब एक पेशेंट है। बोला ठीक है। मैं फ़ौरन बाहर गया, उनको बोला ठीक है लेकर आइए, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। अंदर आए, अंदर आने के बाद देखे तो तब तक वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो एक कोई लेडीज़ बैठी थी बाहर, मेरे ख्याल से खाला माँ होंगी। उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? तो बोले ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं बात करती हूँ। उन्होंने खोला, कुछ बात की, वापस आए, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, जब तक कि एक पेशेंट आए और एक पेशेंट आए। यानी अब तक हम लोग 3 पेशेंट वहाँ पर हो चुके थे, और वो तीनों के तीनों अबव 50 थे। एक तो मेरे ख्याल से कुछ बूढ़ी औरत थी, मेरे ख्याल से 68-70 साल बरस की होगी, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा। अब लिटरली 15 से 20 मिनट हो गया बाहर वेट करते करते। अब जो है ना पारा चढ़ गया।
अब फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो, मैंने वो दरवाज़ा खोला और 2-4 लोग थे अंदर हॉस्पिटल में, वो लोग भी थोड़ा भड़क गए क्योंकि कंडीशन पेशेंट जो तीनों आए थे, तीनों जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम की ही थे। अंदर जाने के बाद मैंने उनको सीधा बोला कि मैं बोला आप डॉक्टर हैं ना? तो उसने देखा कि वीडियो चालू है तो फ़ौरन उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं हूँ, लेकिन बट मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। डायरेक्टली उसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। वहाँ पर और गुस्सा आया कि भाई ऑफ ड्यूटी हैं आप, ऑफ ड्यूटी है और हॉस्पिटल में बैठ करके दूसरे आपने साथी डॉक्टर के साथ बैठ करके आप गप्पे लड़ा रहे हो, ये दरवाज़ा बंद कर चुके हो, बाहर 3 पेशेंट वेट कर रहे हैं। अंदर बोले यहाँ पेशेंट है, पेशेंट अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक वो मेरे ख्याल से कोई एक लड़का ही था जवान, मेरे ख्याल से वो राइट साइड के बेड पे था, ये वाला बेड खाली था और एक तो आप एक बेड आपका खाली पड़ा हुआ है ना, आप इस पेशेंट को तो अटेंड कर सकते हैं। उसको आपने ग्लूकोज चढ़ाया, जो भी चढ़ाया होगा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ में, लेकिन वहाँ पर एक पेशेंट था और वो एक नर्स उसके साथ में वहाँ पर खड़ी थी और वो ये सब लगा वगा के वो लोग देख रहे थे। एक बेड आपका खाली पड़ा था, आप एक एट अ टाइम 2 पेशेंट को आप लोग अटेंड करते हैं, एमरजेंसी का टाइम है। मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर एक मिसाल दूं मैं कि एक उसने बोला कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, उसके सामने पेशेंट्स आ रहे हैं फिर भी वो बोलता है मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। एक नौजवान अगर आर्मी में भर्ती होने जाता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो ट्रेनिंग लेता है और वो जब ट्रेनिंग लेने के बाद कामयाब हो जाता है, वो आर्मी के लिए चुना जाता है, सेलेक्ट हो जाता है और जब वो ग्राउंड ज़ीरो पर जाता है और अगर जंग का ऐलान होता है तो उस वक्त वो छुट्टी लेके घर जाएगा क्या? उस वक्त तो उसको छुट्टी नहीं लेना है, बल्कि ऐसा होता है कि जो जवान ऑलरेडी छुट्टी पर घर में बैठे होते हैं वो भी अपने देश के लिए आगे निकल कर आते हैं, वो भी अपनी छुट्टी कैंसिल करके फॉरेन बॉर्डर पर पहुंचते हैं। तो ये टाइम जो है वो जंग का टाइम था, ये जंग का टाइम है, एक वायरस ने हमला किया हुआ है और इसकी सेना जो है वो डॉक्टर है और डॉक्टर ये कहेगा कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ और वो जंग में शामिल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इतनी सारी बहस हुई, बहुत सारी बहस हुई, तब जाके उन्होंने लिया। लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर ये लोग डिले अभी भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था। तो फिर मेरे एक दोस्त है मुन्ना चौगले साहब, उनका भी मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। उन्होंने डॉक्टर से बात की, मुझे कहा कि उनको फ़ोन दो, मैंने उनको फ़ोन दिया, उन्होंने उनसे बात की। तो जैसे ही उन्होंने बात की उसके बाद उन्होंने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, एडमिट कर लिया। देखिए पहली बार जब कोई पेशेंट जा रहा है, मेरा पेशेंट हो या किसी का भी हो, इंसान है, हर एक इंसान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको बेड नहीं मिल रहा है। प्रेशर आया, हमने फ़ोन किया या हमने उनका लाइव वीडियो बनाया, जब उन्होंने देखा कि बहुत बवाल हो रहा है और ख़ुद हॉस्पिटल के अंदर जो लोग मौजूद थे वो चिल्लाने लगे, तब जाकर के इतना होने के बाद उनको बेड मिला आईसीयू के अंदर। उसके बाद ये मेरे तीनों लाइव वीडियो बाद में मैंने डिलीट किया। डिलीट करने का रीज़न ये था कि मेरा मकसद था लोगों तक सिर्फ मैसेज पहुंचाना, मेरा मकसद पूरे अमले को बदनाम करना या पूरे शहर के अस्पतालों को बदनाम करना नहीं था। क्योंकि अफजल भाई कैसा है ना कि तमाम डॉक्टर ख़राब नहीं है, तमाम अमला हॉस्पिटल का ख़राब नहीं है या तमाम हॉस्पिटल ख़राब नहीं है, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हादसात हो रहे। मेरा मकसद वही दिखाना था, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आने लगे थे, वो सारे डॉक्टर्स को ब्लेम करने लगे, सारे हॉस्पिटल्स को ब्लेम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं, सब हर एक को बदनाम, एक छोटे से वीडियो की वजह से तमाम लोगों को बदनाम करना, फिर सारे डॉक्टर्स को उसी नज़र से देखना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल बात वहाँ ख़त्म होगी, मेरा मकसद था लोगों तक मैसेज पहुँचाना, पहुँच गया। मुझे कई सारे कॉल आए, लोगों ने उस वीडियो को टैग करके ट्वीट किया, टीएमसी से भी रिप्लाई आया कि हमको उस बंदे का नंबर दीजिए जो हॉस्पिटल में इस वक्त वीडियो बना रहा है जो। तो इमरान शाह करके हमारे एक दोस्त है, उन्होंने नंबर भी दिया, बट मुझे रिप्लाई कॉल नहीं आया, टीएमसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया या कोई ऐसा पूछा भी नहीं कि भाई आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, क्या हो गया, आगे कुछ एक्शन लेना है नहीं लेना है, कुछ कॉल नहीं आया। बहरहाल उनका एडमिशन हो गया, मैं ऐसे ही भीग रहा था और जब वो एडमिट हो गए तो उनके बच्चों ने कहा कि सर आप अभी चले जाइए, अभी तो एडमिट हो गए हैं, ठीक है। मैं घर पहुंचता हूं और 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद वापस कॉल आता है कि उनका देहांत हो गया। अच्छा, जैसे आपने बोले देहांत हो गया, मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूँगा, जो सारी डेथ जो अभी सामने आ रही है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से या कुछ 2-5 सेकंड में बचने वाली जान भी जा रही है, ये सब जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? कौन होता है इसका जिम्मेदार? देखिए, गुनाह करने वाला गुनहगार होता है और गुनाह होते देख उसको नज़रअंदाज करने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। जो लापरवाही बरत रहे हैं अस्पताल, अल्लाह जाने क्या मामला है, मुझे नहीं पता कि भाई एक इमरजेंसी पेशेंट्स को लेने में उनके कितनी बिल बनने वाली है या सिम्टोमेटिक पेशेंट्स लेने में कितनी बिल बनने वाली है, वो क्या पेशेंट्स को ऐसे कैटेगरीज में बांट कर ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये बिज़नेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और अगर ऐसा चल रहा है तो अल्लाह ताला जो है वो उनको उसकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसको सामने भी लेकर के आएगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इंसानियत, उससे बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपका काम है आप पेशेंट को, और आईसीएमआर की गाइडलाइन है
कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते, उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, इवन डिलीवरीज में भी। उसके बावजूद देखिए हमारे यहाँ पे गर्भवती महिला की मौत हुई, ऑटो के अंदर ही उनकी मौत हुई। एक इमाम साहब की बच्ची है, मासूम बच्ची थी, उसकी डेथ हुई। एक बच्चे की डेथ हुई, 17 साल के एक बच्चे की डेथ हुई। ऐसी कई मौतें हो चुकी है। उसके बाद भी अगर आँख नहीं खुल रही है और प्रशासन अगर उस पर एक्शन लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी हार है, हमारी कमज़ोरी है और हम इस पे फेल हो गए हैं। मेडिकल में एटलीस्ट तो हम फेल हो गए हैं। अपने सारे सवालों पे हमसे बात की, उसके थैंक्स। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अफजल भाई, आप आए, आपने इस चीज़ को पूछा मुझसे, और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने आपके माध्यम से मुमरा के लोगों को और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको मैंने ये बताया। मेरी एक ही दरख्वास्त है पूरे मुमरा वासियों से, कोरोना से डरने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। आप कुछ प्रिकॉशंस लेकर के अपने आप को महफूज कर सकते हैं। प्रिकॉशंस लीजिए, सरकार का कहना मानिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और भले ही आप घर में हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन ओपन होने वाला है, जैसा जैसा ओपन होता जाएगा वैसे वैसे हम काम के लिए निकलेंगे। लेकिन इसके बावजूद शहर में कहीं से भी किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी होती है किसी के भी साथ, तो आप अपने घर बैठ कर के भी उसका साथ दे सकते हैं। आप आवाज़ उठाइए, प्रशासन तक के इसकी आवाज़ पहुंचाइए। देखिए, जहाँ 10 काम ख़त्म हो रहे हैं, मामले बिगड़ रहे हैं, उसमें 7 ही बिगड़ेंगे, 5 ही बिगड़ेंगे, कुछ लोगों की तो मामला ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का मामला है, और ऐसे मामला मुमरा में बहुत है। दोस्ती प्लानट नॉर्थ ने खुद ऑक्सीजन का बंदोबस्त अपने सोसाइटी में किया है। क्यों किया? उनको पता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट्स मर जाएगा हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो मीनार एजेंसी को मैंने सुना है ऐसा कि वहाँ पर भी उन्होंने ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया। बहुत अच्छी बात है, सोसाइटीज़ ऐसा कर रही है। लेकिन जो गरीब तबका है, जीपी सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग्स है, और ऊपर का जो मामला है, बस्तियों का मामला है, वो लोग कहाँ से बंदोबस्त कर पाएंगे? तो उनके लिए मेरा एक दरख्वास्त है और एक मेरी अपील है प्रशासन से कि प्रशासन जो है वो इस मामले पर ध्यान दे, हॉस्पिटल्स की लापरवाही पर ध्यान दे, और ये ऑक्सीजन के बंदोबस्त का जो मामला है, और जितना जल्दी हो सके स्टेडियम के अंदर जो बताया जा रहा है कि 1000 बेड्स अभी कंप्लीट होंगे और ये काम चालू है, ये सब ठीक है, अपनी जगह है, मुझे उसको कोई इनकार नहीं है। मैं इसका मतलब कैसा हो गया कि डॉक्टर ने हमको रात को लिख करके दे दिया कि पेशेंट्स को सुबह डिस्चार्ज करना है, और नर्स ने उसको उठा के वेंटिलेटर पे डाल दी। ये वो मामला हो रहा है, समझे आप मेरी बात को? ये वो मामला हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा जंगी पैमाने पर काम करें और टीम डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद अपडेट्स लेते रहें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह देखिए कि ये सारे मामला बहुत कम हो जाएंगे। बस मेरी यही दुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ, और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला अब मेरे शहर के अंदर ऐसा कोई वाक़यात ना हो।